तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि राजनीति शास्त्र यानी कि इसका मॉडल पेपर 2026 का हम 27 का जानने वाले। इसका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है यानी कि MJPR यूनिवर्सिटी खास करके बोले तो इसके BA 4th सेमेस्टर का रहने वाला है, जिसमें कि मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो आते हैं इसके टॉप 100 MC क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, सब कुछ वीडियो में इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन क्या लेवल रहता है और क्या क्या इसमें आने वाला। आपका इस जो वीडियो देखेंगे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, जैसे कि मॉडल पेपर आपको रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आइए वीडियो तरफ देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तीव्र गति से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, चूंकि समय आपके पास है नहीं बिल्कुल भी। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। जॉन राल्स का जन्म कब हुआ था? जॉन राल्स का जन्म कब हुआ था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जॉन राल्स का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल ऑक्सफोर्ड की मृत्यु कब हुई? माइकल ओकेसॉट या ऑक्सफोर्ड की मृत्यु कब हुई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माइकल ऑक्सफोर्ड की अगर बात की तो इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले ये जान लिया। माइकल ओकेसॉट या ऑक्सफोर्ड की जो जन्म हुआ था वो हुआ था भैया 11 दिसंबर को, इनका बर्थडे पड़ता है। 1901 में इनका जन्म हुआ था माइकल ओकेसॉट का। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 दिसंबर को 1990 में। दिसंबर महीने में जन्म हुआ, दिसंबर महीने में ही मृत्यु हुई। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? ये सब महिला विचारिका मतलब महिला लेखिका हैं और दर्शन शास्त्री हैं। ठीक है, और महिलाओं को लेकर के इन्होंने बड़ा काम किया है हन्ना आरेंट ने। तो हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? हन्ना आरेंट के जन्म की अगर बात किया है तो हन्ना आरेंट का जो जन्म हुआ था वो 14 अक्टूबर 1906 को हुआ था। 14 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मृत्यु पूछ लेगा तो मृत्यु कब हुई थी? 4 दिसंबर को मृत्यु हुई थी। 4 दिसंबर और कौन सा सन था? 1975। तो 4 दिसंबर 1975 में मृत्यु हो जाती है हन्ना आरेंट की। अगला प्रश्न, हन्ना आरेंट थी मुस्लिम थी, यहूदी थी, ईसाई थी या चीनी थी, बताएं। हन्ना आरेंट जो थी ये एक प्रकार से यहूदी थी और जर्मन अमेरिकी मूल की मानी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विद्वान थी बहुत ज़्यादा हन्ना आरेंट, महिलाओं को लेकर के काम किया। माइकल ओकेसॉट के विषय क्या थे? राजनीतिक दर्शन, इतिहास दर्शन और शिक्षा दर्शन, सभी पर काम किया अच्छा खासा इन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट निम्नलिखित में से कौन थी? हन्ना आरेंट कौन थी भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिज्ञ थी, दार्शनिक थी, फांसीवादी थी या कम्युनिस्ट थी, बताएं। तो हन्ना आरेंट जो थी ये दार्शनिक थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉन राल्स किसके विरोधी थे? जॉन राल्स जो है किसके विरोधी थे? उपयोगितावाद के या सामंतवाद के? तो जॉन राल्स की अगर बात की तो उपयोगितावाद के घोर विरोधी माने जाते हैं जॉन राल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेविड ईस्टन जो है वो एक प्रकार से व्यवहारवाद के जनक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वो आप लोगों ने कल नहीं देखा था। अगला प्रश्न, माइकल ओकेसॉट की अंतिम कृति कौन सी है? यानी आपसे ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार वर्ष परीक्षा में आया था कि ऑन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? जॉन राल्स ने लिखा है। इसका प्रकाशन 1983 में हुआ है और ये माइकल ओकेसॉट की एक प्रकार से ये अंतिम रचना है, अंतिम कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। एक सुव्यवस्थित समाज की एक प्रकार से शर्त क्या है? एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त होती है न्याय की परिस्थितियां और मैक्सिमम नियम और वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां, ये सब एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइकल ओकेसॉट ने समाज में कितने नागरिक साहचर्य का उल्लेख किया है? तो माइकल ओकेसॉट ने समाज में 2 प्रकार के नागरिक साहचर्य का उल्लेख किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जॉन राल्स का संबंध है किससे? निष्पक्षता के रूप में न्याय या मूल पद या फिर चिंतनशील संतुलन, तो इन सभी से संबंधित हैं जॉन राल्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जॉन राल्स निम्न में से किस विद्वानों के विचारों से प्रभावित थे? तो जॉन राल्स की अगर बात की है तो ये सुकरात, वेबर और नीत्शे, इन सभी से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और प्रश्न माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में पूछी जाती है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने निबंध लिखा है राजनीति में तर्कवाद शीर्षक से। तो राजनीति में तर्कवाद निबंध इन्होंने कब लिखा? 1962 में लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ओके अच्छा, हन्ना आरेंट किसकी शिष्या थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हन्ना आरेंट जो थी वो मार्टिन हाइडेगर की शिष्या थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेक्सिकल ऑर्डर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जॉन राल्स के द्वारा ही दी गई है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
जस्टिस एज फियरनेस नाम की पुस्तक किसने लिखी? जॉन रॉल्स ने ही लिखी वो पुस्तक। इसके अलावा पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक भी जॉन रॉल्स की ही पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो मैं बीच बीच में बताता चलूँगा उन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो अच्छा, एक पुस्तक का भी नाम, मतलब एक प्रश्न है कि द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग, द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल ओकेसार्ट ने पुस्तक लिखी है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माइकल जे ओकेसार्ट के जीवन काल का अंतिम निबंध है द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग, ठीक है? द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओकेसार्ट का एक लेख है, बड़ा फेमस है, हॉब्स ऑन सिविल एसोसिएशन। हॉब्स ऑन सिविल एसोसिएशन कब प्रकाशित हुआ है? तो 1975 में प्रकाशित हुआ है और ओकेसार्ट का ये एक लेख है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, पहली कृति कौन सी है ओकेसार्ट की? एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, ये इनकी पहली रचना है, ठीक है, माइकल ओकेसार्ट की। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न इनसे बनने वाले थे। तो रिवीजन क्लास है ये आपकी, इसमें बहुत सारे प्रश्न आप जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है? साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, प्रश्न फटाफट से। साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ, बिल्कुल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र को ही साम्यवादियों का या समाजवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। और साम्यवादी घोषणा पत्र जो है या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये एक प्रकार से जो है एंजल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा एक प्रकार से ये जो है लिखा गया। कम्युनिस्ट जो घोषणा पत्र है, साम्यवादी घोषणा पत्र, इसकी अगर बात की जाए तो ये 21 फरवरी 1848 को एक प्रकार से ये रचना करी गई। ये पत्र है साम्यवादी घोषणा पत्र। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1848 में 21 फरवरी को मार्क्स और एंजल्स के द्वारा। बड़े अच्छे दोनों समाजशास्त्री हैं मार्क्स और एंजल्स, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का चक्र किस प्रकार का है? तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो चक्र है वो पहले वाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा, उसके बाद में फिर संवाद होगा। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये प्रश्न पिछले वर्ष 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, 2023 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है, यद्यपि मार्क्स और एंजल्स के समस्त लेखन का एक आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किसका है भैया? वेपर महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है? देखिए, मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत का, एक प्रकार से वर्ग सिद्धांत की जो विचारधारा है इसके बारे में बताया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक भी माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक अगर पूछे कौन है तो भी कार्ल मार्क्स का नाम आप बताते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो प्रकाशित हुआ उसके लेखक भी यही रहे हैं, कार्ल मार्क्स और एंजल्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मार्क्स का एक कथन बड़ा फेमस है कि राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। किसने कहा? तो राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये विचार मतलब कि किन विचारकों का है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है? तो मार्क्सवादियों का मानना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 मई 1818 को जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। राइन प्रांत में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का, जर्मनी के। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताएं, थॉमस हॉब्स की एक पुस्तक है लेवियाथन। ये पुस्तक किसने लिखी? लेवियाथन पुस्तक थॉमस हॉब्स ने लिखी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचारक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए 2023 वाले पेपर में, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों हैं, ठीक है। दोनों में मिलेंगे तो दोनों ऑप्शन लगाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो एक ही लगा दीजिएगा। दास कैपिटल पुस्तक है, बड़ी फेमस है, इन्हीं की है, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सभी बात को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से तो आपके जॉन हॉब्स, रूसो एंड लॉक संबंधित हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किस सन में की गई? तो 1848 में की गई थी। मैंने आपको बताया था 21 फरवरी 1848 मार्क्स और एंजल्स के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया। अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% प्रश्न आएगा। बताएं, प्रश्न है वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कार्ल मार्क्स का ही कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 100% आएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में कितने वर्ग सम्मिलित होते हैं? तो मात्र 2 वर्ग सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मजदूर वर्ग होगा और एक पूंजीपति वर्ग होगा, ठीक है, मालिक। कार्ल मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 में हुआ था। किस डेट को हुआ था? तो 5 मई को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी के किस प्रांत में? राइन प्रांत में, ठीक है। धर्म जनता के लिए अफीम है, बहुत ही फेमस कथन है ये भी। धर्म जनता के लिए अफीम है, इस कथन को भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। तो धर्म जनता के लिए अफीम है किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये पुस्तक 1847 में प्रकाशित हुई, किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जर्मन क्रांति 1918 ईस्वी में जो हुई है उसके दौरान रोजा लग्जमबर्ग ने अपने साथी कार्ल लिबकनेट के साथ किस अखबार की शुरुआत करी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जर्मन क्रांति हुई थी 1918 के दौरान, जब उस समय रोजा लग्जमबर्ग और उनके साथी कार्ल लिबकनेट, उनके साथ जो है इन्होंने द रेड फ्लैग नाम के अखबार की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोजा लग्जमबर्ग ने अपने साथी लियो जोगिचेस एवं जूलियस मार्शले की सहायता से रोबर्ट निजा ने द वर्कर्स ऑफ काज नामक अखबार कब आरंभ किया था? तो इसका आरंभ 1893 में किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सिमोन डी वेवायर का जन्म कहाँ हुआ था? ये महिला लेखिका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और समाजवादी सिद्धांतवादी विचारिका हैं, नारीवादी विचारिका हैं, अस्तित्ववादी दार्शनिक मानी जाती हैं। सिमोन डी वेवायर, द सेकेंड सेक्स पुस्तक इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। और कहाँ पर जन्म हुआ था प्रश्न ये पूछा गया ना। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी को, इनका बर्थडे पड़ता है सिमोन डी वेवायर का। 1908 में इनका जन्म होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछे तो मृत्यु 14 अप्रैल को होती है 1986 में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिमोन डी वेवायर हैं अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, समाजवादी सिद्धांतवादी भी हैं, नारीवादी भी। डी ऑप्शन ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन से, सिमोन डी वेवायर की रचना इनमें से कौन सी है? देखिए, वुमेन डिस्ट्रॉयड, ये पुस्तक किसने लिखी है? वुमेन डिस्ट्रॉयड, ये पुस्तक भी सिमोन डी वेवायर की है। सी केम टू स्टे, ये भी पुस्तक इन्हीं की है। तो ये प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ से तैयार हुए। सी केम टू स्टे पुस्तक के लेखक मतलब लेखिका कौन है? सिमोन डी वेवायर है। द ब्लड ऑफ अदर्स, ये भी पुस्तक सिमोन डी वेवायर की है। और वुमेन डिस्ट्रॉयड पुस्तक भी सिमोन डी वेवायर की है। डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, सिमोन डी वेवायर का निधन कब हुआ था? सिमोन डी वेवायर का जो निधन हुआ था ये हुआ था 14 अप्रैल 1986। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखिका कौन है? बिल्कुल सिमोन डी वेवायर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है ये वाला, द सेकेंड सेक्स वाला। रोजा लग्जमबर्ग ने द मिलिशिया एंड मिलिटरिज्म नामक कृति कब प्रकाशित करवाई? तो ये पुस्तक है इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1899 में हुआ था। रोजा लग्जमबर्ग की अगर बात की तो इनका जन्म अगर पूछे तो 1871 में इनका जन्म होता है और 1919 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। बर्लिन में एक प्रकार से जर्मनी में बर्लिन में एक प्रकार से इनका निधन हो जाता है, ठीक है, बर्लिन में। और पोलैंड में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले, जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को प्राप्त है? फटाफट से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को प्राप्त है भैया? तो टी.एच. ग्रीन, ठीक है, थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा एक प्रकार से समन्वय किया गया जर्मन आदर्शवाद का और ब्रिटिश उदारवाद का, ठीक है। थॉमस हिल ग्रीन का जो जन्म हुआ था 1836 में हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। मृत्यु 1882 में इनकी हो जाती है।
ऐसे ही आपसे पूछेगा बेंथम उपयोगितावादी विचारक है बेंथम। बेंथम का जन्म कब हुआ? तो बेंथम का जन्म आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बेंथम का जन्म कब हुआ था भैया? जर्मी बेंथम का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बेंथम बेंथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगितावादी विचारक है। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को हुआ था और मृत्यु 6 जून 1832 को हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, अब आप पूछा है हीगल, तो हीगल का जन्म हुआ था 1770 में, ठीक है। कब हुआ था? 1770 में। 1831 में मृत्यु हो जाती है हीगल की, ठीक है। और कार्ल मार्क्स की अगर बात की, जर्मनी में पैदा हुए, राइन प्रांत में 1818 में पैदा होते हैं और 1883 में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन के अनुसार दंड में निम्न में से किस तत्व का समावेश होना चाहिए? दंड में बताएं, ग्रीन के अनुसार दंड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाहित होना चाहिए? तो प्रतिशोध, सुधार और दीवार, तीनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों का तत्वों का समान मतलब कि उसमें समावेश होना चाहिए। हीगल का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? देखिए, रिपब्लिक पुस्तक तो प्लेटो ने लिखी है, ठीक है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तू है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली है, ठीक है। तो पुस्तक कौन सी बची आपकी? यही वाले डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था के रूप में माना किसने? राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था के रूप में कौन मानते हैं? हीगल मानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्वयं साध्य है साधन नहीं, किसका कथन है? राज्य जो है स्वयं साध्य है साधन नहीं, ये कथन किसका है? हीगल का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उग्र आदर्शवाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? उग्र आदर्शवाद के प्रमुख प्रतिपादक है हीगल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हीगल की विचारधारा किस पर आधारित है? हीगल की विचारधारा जो है सर्वाधिकारवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हीगल का जन्म कब हुआ था? हीगल के जन्म की अगर बात की है तो हीगल का जो जन्म हुआ था भैया 1770 में हुआ था इनका जन्म। 1770 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु कब हुई थी? 1831। अगला प्रश्न, साइंस ऑफ लॉजिक, ये पुस्तक किसकी है? परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, हीगल की राज्य के संबंध में धारणा क्या है? हीगल की राज्य के संबंध में धारणा ये है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका प्रश्न। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यही से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करें, ये कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन कार्ल मार्क्स का है या फिर लेनिन का है, लास्की का, स्टालिन का है? तो किसका है भैया? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस कथन को हेनरी फ्योल ने भी एक प्रकार से इसकी पुष्टि करी है, तो ये बात ध्यान रखिए। अगर कार्ल मार्क्स ऑप्शन में ना मिले तो हेनरी फ्योल भी लगा सकते हैं आप इसका। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उन्हें नाम देता है। तो मार्क्स प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उसको धनिकों की संस्थाएं बोलते हैं कि जो पूंजीपति हैं उन्हीं की संस्था है ये। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी किसे माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मजदूर दुगने और तिगुने कर दीजिए, मुनाफा स्वमेव दूना और तिगुना हो जाएगा। मजदूर की बात से याद आया कि मजदूर इस समय नहीं मिलते हैं और मजदूर मिलेंगे भी नहीं आने वाले समय में, क्योंकि हर काम मशीनों ने एक प्रकार से प्रारंभ कर दिया। अब कल आपको बताऊं कि गेहूं हो तो अब मशीन से कटने लगे हैं। पहले हम लोग गेहूं काटने जाते थे, अब क्या है कि मशीन से गेहूं कट गया। लेकिन कल आपने देखा होगा कि एक क्लास आपकी कल रात में ही हो जाती, लेकिन क्या होगा कि जो है गेहूं बारिश का मामला थोड़ा सा बूंदाबांदी टाइप का, बादल उदल होने लगा, हवा का रुख बदला, तो फिर गेहूं एक प्रकार से जो थ्रेसर में दाया जाता है तो उसी में हम लोग बिजी हो गए बहुत ज़्यादा। तो चूँकि मुझे एक अच्छा लगता है ये काम वाम करना, तो मैं उसी में थोड़ा सा व्यस्त हो गया, इसीलिए आपकी क्लास रात में नहीं हो पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सुबह आपकी क्लास हो रही है तो उसी में थोड़ा व्यस्त हो गए। बड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन काम करने में, ठीक है। चले, प्रश्न है, मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा स्वमेव दुगुना और तिगुना हो जाएगा, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा कार्ल मार्क्स का है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्स और एंजल्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही ये नारा दिया गया था 1848 के आसपास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का ये प्रसिद्ध कथन है और ये एक प्रकार से किस
में किस पुस्तक में एक प्रकार से कहा गया? तो साम्यवादी घोषणा पत्र में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार मजदूरों का कोई देश नहीं होता? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का ही है, ए ऑप्शन। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा आप छोड़ करके नहीं आओगे। सिमोन डी वेवायर एक थी, क्या थी वो भैया? वो एक प्रकार से क्या थी, फटाफट से आप बताएंगे। फ्रांसीसी लेखिका और दार्शनिक भी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी केम टू स्टे किसकी पुस्तक है? सी केम टू स्टे इस पुस्तक को लेखक हैं सिमोन डी वेवायर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुणों की एक निश्चित कमी के कारण महिला है। गुणों की एक निश्चित कमी के कारण से वो महिला है, ये कथन किसका है? अरस्तू का है। वेवायर को जाना जाता है किसके लिए? लिंग भेद के रूप में, शिक्षा के रूप में और राजनीति के रूप में, बिल्कुल तीनों रूपों में काम किया है सिमोन डी वेवायर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनना चाहिए, ये विचार किसका है? प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनना चाहिए, ये एक प्रकार से किस विद्वान का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना वकील बनना चाहिए? ये बेंथम का है या मूरे का है या प्लेटो का है या फिर एक प्रकार से ये दयाल का कथन है, बताएं। तो प्रत्येक मतलब कि न्याय का, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनना चाहिए, ये कथन है बेंथम का, ठीक है, जेरेमी बेंथम का। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक जो है प्रश्न है, इतिहास का दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? हीगल ने लिखी है, बात ध्यान रखिएगा। ओके, हीगल ने इस पुस्तक को लिखा है। ओके, अच्छा, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को किसने नकारा है? तो टी.एच. ग्रीन ने नकारा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, आधुनिक व्यक्तियों का अधिकतम से मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा किससे संबंधित है? तो उपयोगितावादियों से रिलेटेड है। उपयोगितावादियों में हीगल और उनके शिष्य जेम्स मतलब कि जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हीगल जो था ये जर्मनी के दार्शनिक हैं हीगल, ठीक है। राज्य को भूमंडल पर विद्यमान भगवान मानते हैं हीगल, ठीक है। और हीगल कहते हैं कि जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है, ये कथन भी हीगल का ही है। हीगल ने कथन और कहा कि हीगल एक प्रकार से कहते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति ने मेरे सिद्धांतों को समझा और यह भी संभव है कि उसने भी उन्हें ना समझा, ये कथन भी हीगल का ही है, ठीक है। हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर मतलब हीगल के द्वंद्ववाद पर मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिल जो कि शिष्य हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हीगल के दोनों उपयोगितावादी विचारक हैं। तो मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की धारणाओं का बहुत ही कम अंश रह गया है, यह किसने कहा? यह कथन मैक्सी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया परीक्षा में ये। अगला प्रश्न बेंथम द्वारा रचित पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया पुस्तकें हैं, पुस्तकें यानी प्लूरल हो गया, डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक बेंथम के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये पुस्तक भी बेंथम ने लिखा है। आ डिफेंस ऑफ ज्यूरी, ये पुस्तक भी जेरेमी बेंथम की है। तो ये सभी पुस्तकें उन्हीं की है, डी ऑप्शन। बेंथम का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेंथम का जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 15 फरवरी 1748 को इनका जन्म हुआ है। 6 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है 1832 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन से, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है जितना काव्य पाठ, ये कथन किसका है? ये कथन जेरेमी बेंथम का ही है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। अगला प्रश्न, उपयोगितावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो उपयोगितावाद का पिता जो कहा जाता है ये जेरेमी बेंथम को ही कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, बेंथम ने सुख दुख कितने स्रोत बताए सुख दुख के? तो सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं जेरेमी बेंथम ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने 12 प्रकार के दर्द के बारे में बताया, 12 दर्द यानी 12 दुख और 14 सुखों के बारे में बताया है जेरेमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें जे.एस. मिल ने लिखी है? मतलब कितने कौन सी पुस्तकें लिखी जे.एस. मिल ने? फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक को लिखा किसने भैया? इस पुस्तक को लिखा है हीगल ने, ठीक है। तो जे.एस. मिल की तो यही है नहीं। इसके अलावा यूटिलिटिनिज्म इस पुस्तक को लिखा है जे.एस. मिल ने। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस पुस्तक को लिखा है किसने? स्टीफन हॉल ने, 1952 में प्रकाशित हुई। और ये पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इसको जेरेमी बेंथम ने लिखा है। ये जेरेमी बेंथम की पुस्तक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस पुस्तक को लिखा है स्टीफन हॉल ने, 1952 में प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। ऑन लिबर्टी बड़ी फेमस पुस्तक, किसने लिखा है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं जे.एस. मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल 1800
1959 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जेम्स मिल का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1806 में इनका जन्म हुआ था। 8 मई 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फ्रांस में इनकी मृत्यु होती है। और जेम्स मिल के पुत्र हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, ये जेम्स मिल जो है उनके पुत्र हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। बताएं, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। हीगल जो है, प्रश्न पूछा गया कि हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्य से उतना ही उसको समझना कठिन है। ये कथन कहा था वेपर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किसने किया? राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किया था टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आदर्शवादी विचारक ग्रीन का जन्म कब हुआ था? तो आदर्शवादी विचारक ग्रीन का जन्म हुआ था 1836 में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। राज्य का आधार इच्छा नहीं बल्कि शक्ति है, किसने कहा? तो राज्य का आधार इच्छा नहीं बल्कि शक्ति है प्रश्न कई बार प्रश्न परीक्षा में आता है। ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने इस कथन को कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ग्रीन किस देश का राजनीतिक विचारक है? ग्रीन तो ब्रिटेन के थे। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक भी हैं ग्रीन। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये विचार किसका है? तो राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ये टी.एच. ग्रीन का ही कथन है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके शब्दों में मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है? स्वतंत्रता में अधिकार के भाव निहित हैं और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात भी टी.एच. ग्रीन की नहीं कही थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राज्य के संबंध में ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है? तो राज्य के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या राज्य का आधार इच्छा है बल्कि शक्ति, मतलब की शक्ति नहीं। अगला क्वेश्चन से, ग्रीन के उदारवाद का पर्याप्त प्रभाव किस पर पड़ा? तो ग्रीन के उदारवाद का प्रभाव जो पड़ा है, ये बार्कर पर पड़ा, लास्की पर पड़ा और लिंडसे पर भी पड़ा। डी ऑप्शन नंबर तो सभी पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है? तो पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, किसने कहा था? हीगल ने कहा था। किसने कहा था भैया? हीगल का कथन है। ठीक है, जर्मन विद्वान है हीगल। 1770 में जन्म हुआ, 1831 में मृत्यु। अगला प्रश्न, हीगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स के द्वंद्ववाद से पृथक करने हेतु कुछ विद्वानों ने उसे क्या नाम दिया है? तो कुछ विद्वानों ने उसको आध्यात्मिक द्वंद्ववाद कहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। देखिए, अच्छा ये प्रश्न जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से लेकर के कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपका, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। बताएं, प्रश्न बढ़िया पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। ये कथन किसका है? ये कथन जेम्स मिल का है, सॉरी जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जे.एस. मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति के सिद्धांत का पैगंबर था, किसने कहा? तो मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति के सिद्धांत का पैगंबर था, इस कथन को बार्कर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विचार और अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया? विचार और अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किया था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के दोषों से कम है, ये कथन किसका है? तो आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के दोषों से कम है, ये कथन कहा था बेंथम ने, जर्मी बेंथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बेंथम के अनुसार दुख मतलब सरल दुख हैं, बेंथम के अनुसार सरल दुख जो होते हैं लगभग 12 प्रकार के दुख होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन या विरोध? तो विरोध किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विरोध किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का विरोध किया बेंथम ने। अगला प्रश्न, बेंथम के अनुसार सुख और दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल मिलाकर के सुख और दुख 2 प्रकार के होते हैं बेंथम के अनुसार। सुख जो है वो 14 होते हैं, 14 सुखों के बारे में बताया, और दुखों के बारे में इन्होंने 12 दुखों के बारे में बताया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकृति ने मनुष्य को सर्वोच्च स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, यह केवल वही निश्चित कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन भी जर्मी बेंथम का है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति और अभिव्यक्ति की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया? बताएं,
व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने वाले विद्वान हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। अगला प्रश्न, जॉन स्टुअर्ट मिल की जेम्स मिल उनके पिताजी हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तक का क्या नाम है इनमें से? तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो सबसे चर्चित पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी। प्रकाशन कब हुआ इस पुस्तक का? 1859 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रमुख रचना में आपका यूटिलिटेरिज्म, ये पुस्तक उन्हीं की है। सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक इन्होंने लिखी है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक भी जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। 1869 में इसका भी प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित हुई है और द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन ये 1869 में प्रकाशित हुई है रचना। और दोनों ये सब किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इमैनुअल कांट के अनुसार मौलिक अधिकार है। इमैनुअल कांट के अनुसार मौलिक अधिकार क्या है भैया? इमैनुअल कांट के अनुसार जो है मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो इमैनुअल कांट के अनुसार मौलिक अधिकार जो है स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो इमैनुअल कांट के अनुसार जो जीवन का अधिकार है बेसिकली वो स्वाधीनता का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, द फॉल्स सिटलिट ऑफ द फॉर सिलोजिस्टिक किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? द फॉल्स सटिलिटी ऑफ द फॉर सिलोजिस्टिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इमैनुअल कांट ने लिखा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राजनैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो इमैनुअल कांट ने कहा था कि राज जो है नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्हाट इज एनलाइटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज एनलाइटमेंट पुस्तक 1784 में लिखी गई। हालांकि एक निबंध था ये, इसको लेखन किया किसने? इमैनुअल कांट ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। किसने कहा है कि राजनैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? राजनैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बर्क अपने दल में किस नाम से विख्यात था? तो बर्क अपने दल में किस नाम से विख्यात था? एडमंड बर्क। तो वो एक प्रकार से मस्तिष्क के नाम से विख्यात था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बर्क का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो बर्क का जन्म हुआ था भैया 1729 में डबलिन में। डबलिन आपका पड़ता है आयरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्क का जन्म 1729 में हुआ था। मृत्यु 9 जुलाई 1797 में होती है। बर्क ने किस शताब्दी का विचारक, मतलब बर्क किस शताब्दी का विचारक था? तो बर्क जो है 18वीं शताब्दी का विचारक था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बर्क ने किस संक्षिप्त शब्दकोश का प्रकाशन किया? फटाफट से आप बताएंगे। तो बर्क ने किस शब्दकोश का प्रकाशन किया था? तो बर्क ने एनुअल रजिस्टर का प्रकाशन किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, बर्क ने समाज तथा शासन के संबंध में कौन सी योजना प्रस्तुत की? तो बर्क ने शासन और समाज के संबंध में जो योजना प्रस्तुत की उसका नाम है इतिहास की देवी योजना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बर्क पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? तो बर्क पर एक प्रकार से प्रभाव पड़ा है किसका? ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश नीति का, फ्रांसीसी राज की क्रांति का भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के निरंकुशतापूर्ण कार्य का भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ा बर्क पर। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न, एडमंड बर्क का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? 12 जनवरी 1729 को डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। मृत्यु 9 जुलाई 1797 में। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लगभग आधे घंटे के अंतर्गत मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी से